किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। दोस्तों आज हम कराएंगे आपके लिए मैथ के क्वेश्चंस। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एसएससी, जीडी, ग्रुप डी और एनटीपीसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों आप इसको अपने मॉक टेस्ट की तरह भी लगा सकते हैं। ये इसमें 10 क्वेश्चंस कराएंगे हम, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, 36 मोबाइल बेचने पर किसी मोबाइल विक्रेता को 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो प्रतिशत हानि है। तो दोस्तों इसमें हानि बतानी है, कितने परसेंट हानि हुई है। यानी 36 मोबाइल बेचे हैं और 4 मोबाइलों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो हम मान लेते हैं कि एक मोबाइल की कीमत कितनी हो गई, 1 रुपये है। तो 36 मोबाइल की कितनी हो जाएगी, 36 रुपये। यानी हमने कितने में बेच दी है, 36 रुपये में बेच दी है। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 36। और हानि कितनी है, 4 रुपए की। 4 मोबाइल हैं तो 1 रुपए का एक था तो 4 रुपए की हो गई। तो इसमें अब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 40 रुपए होगा, जब भी तो 4 रुपए की हानि होगी, 36 में बेचेंगे। अब इसमें पूछा क्या है, प्रतिशत हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि कितनी है 4 बटे से कॉस्ट प्राइस, यानी कितना क्रय मूल्य 40। अब इसको परसेंटेज के लिए 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10%। कितना हो जाएगा ये, 10%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों घन का किनारा कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब जो घन का कर्व पे एरिया होता है वो क्या होता है, 6a स्क्वायर। अब एक ही जगह पर हम वैल्यू लगा देंगे 8, तो जब एक ही जगह पर वैल्यू लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 64। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 kg है, नई वस्तु को शामिल करने से औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है, नई वस्तु का वजन क्या है। तो दोस्तों इसको हम 2 तरीके से करेंगे। पहले आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। 12 वस्तुएं 18 kg औसत वजन है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 12 वस्तुओं का, 12 × 18 प्लस एक वस्तु और आ गई है, उसको मान लेते हैं हम P, और ये कितनी हो गई टोटल 13। और औसत वजन कितना हो गया, 500 ग्राम कम हो गया 18 kg में से, यानी कितना हो जाएगा 17.5 kg। 17.5 kg हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 216 प्लस P, और ये 13 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 227.5। जब 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 227.5 माइनस 216, तो कितना आएगा 11.5 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों चेक करते हैं पहले इसका आंसर, फिर दूसरे तरीके से भी बताएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इसका दूसरा तरीका ये है कि हम मान लेते हैं कि जो 12 वस्तुएं उनका सभी का वजन 18 kg है, जो 13वीं वस्तु आई है उसका ही वजन 18 kg मान लेते हैं। अब सबके औसत में से 500 ग्राम कम हो गया, यानी 500 ग्राम इसमें से कम हो गया, 500 ग्राम इसमें से, और इसमें से भी 500 ग्राम कम हो गया। तो टोटल कितने में से 500 ग्राम टोटल हुआ 13 में से कम, यानी कितने ग्राम कम हो गया, 6500। जब इसको केजी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 kg कम हो गया। तो ये 18 kg ना होकर ये इसमें से कम हो जाएगा, तो कितना कम हो जाएगा, 11.5 kg बचेगा। जब 6.5 kg 18 में से कम हो जाएगा तो 11.5 kg बचेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो ये इस प्रकार आयत है। तो दोस्तों इसका जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर, और इसकी
भुजा की लंबाई है 10। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको निकाल लेंगे, या ट्रिपलेट से ही निकल आएगा। ये हो जाएगा 24। ये कितना आया 24। ये हो गई हमारी हाइपोटेनस, ये हो गया हमारे परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। तो दोस्तों अब हमारे पास साइड आ गई दोनों 10 और 24, और जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है L इंटू वी, L इंटू बी। अब L कितनी है हमारी 24 और B कितनी है 10, तो एरिया क्या हो जाएगा 240। एरिया क्या हो जाएगा 240। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ए किसी वस्तु को 1800 में खरीदता है और 10% तथा 20% के दो क्रमिक छूटों पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों ये दो क्रमिक छूट देता है 10% और 20%। 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10 और 20% को क्या लिखते हैं 1/5। अब दोस्तों 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट, यानी कितने में बेची 9 में बेची, और ये 5 रुपए पे 1 रुपए की छूट, यानी 5 की चीज 4 में बेची। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 36, यानी कि कितने में वस्तु थी। ये तो हमारा जो मार्क प्राइस मान लें या कुछ जो जितने में खरीदी है, सेलिंग प्राइस, पहले इसका सेलिंग प्राइस ये था लेकिन अब वो बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। हाँ, तो 50 बराबर कितने हो जाएगा 1800 के, 50 बराबर हो जाएगा 1800 के, यानी कितने गुना ज्यादा 36 गुना ज्यादा। अब पूछा क्या वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यही तो 50 रुपए की चीज 36 में बेच रहा था। हाँ, तो इसमें भी 36 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1296 में वह बेच देगा। 1800 की चीज 1296 में बेच देगा 10% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और अगर इसको सॉल्व करने के आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आई बटन में आपके लिंक दी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे 99/99 इंटू 99 - 95। ये जो संख्या है इनको यूं ही लिखते हैं, और जो पीछे इसमें लगी हुई हैं उनको 0 बना देंगे, यानी कि 2 है 99 तो 2 0 हुए। और ये 95 और 99 है अपॉन में, इनके बीच अंतर देखेंगे कितना है तो 4 का, तो 4 इसमें से घटा देंगे, और -95 है तो 95 भी। तो अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9900 - 99, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस के, तो ये हो जाएगा 9801। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है 9801। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एन तथा के एक साथ मिलकर किसी कार्य को 240 दिनों में पूरा कर सकते हैं। के तथा जी मिलकर उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और एन तथा जी मिलकर उसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। के अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो दोस्तों के अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो निकालते हैं इसको। एन प्लस के कितने दिनों में कर रहे हैं 240 दिनों में, और के प्लस जी कितने दिनों में कर रहे हैं 72 दिनों में, और n प्लस जी कितने दिनों में कर रहे हैं 80 दिनों में। दोस्तों जब इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 720। ये कितना हो जाएगा 720। तो n प्लस के एक दिन में कितना करेंगे 240 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3 काम करेंगे, और k प्लस जी कितना करेंगे 10 करेंगे, और n प्लस जी कितना करेंगे 9। अब तो दोस्तों जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस k प्लस जी, यानी कि 2 बार है, n यहाँ भी है, यहाँ भी है, k यहाँ है, यहाँ g यहाँ है, यहाँ है। अब इन सब के एक दिन के कार्य को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22, लेकिन 2 का डिवाइड इसमें दे देंगे 22 में, तो ये n प्लस k प्लस जी कितना हो जाएगा हमारा 11, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूछ किसका रहा है k का। तो अब हमको k यहाँ से निकालना है, तो n प्लस जी कितना कर रहे हैं n प्लस जी कर रहे हैं 9, तो जब 9 इसमें से घटा देंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा 2, k बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी k एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो 720 काम को वह कितने दिनों में करेगा, तो 720 काम को 2 दिन से अगर वो करेगा
एक दिन में 2 काम करेगा तो 720 काम को 360 दिनों में कर देगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 100 तक सभी अभाज्य तथा भाज्य संख्या को औसत है, यानी जो 100 तक जितनी भी अभाज्य और भाज्य संख्या उन सभी का औसत निकालना है। तो दोस्तों जो अभाज्य संख्या होती है पहली वो होती है 2 और भाज्य संख्या होती है 4। तो यानी कि और सभी संख्या भाज्य होती है 4 के बाद, तो 2 तो हमारी पहली संख्या हो गई। अब 100 तक यानी कि 100 क्या है लास्ट वाली संख्या, तो ये सीरीज में बन जाएगी 2 3 4 5 6। दूसरी अभाज्य संख्या 3 हो गई, फिर भाज्य 4 और सब भाज्य, हाँ, और ये अभाज्य है। तो दोस्तों ये सब मिलकर ऐसे 100 तक पहुंच जाएगा। हमने बताया कि औसत कैसे निकालते हैं, पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को हम ऐड कर लेंगे जब सभी के बीच अंतर सेम हो। ये दोनों ऐड हो गए और 2 से कर देंगे डिवाइड, तो ये कितना हुआ है 102 डिवाइड बाई 2 यानी कि 51। औसत कितना हो जाएगा 51। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 15 विषम संख्या का औसत क्या है। तो दोस्तों पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी 1, फिर इसके बाद हो जाएगी 3। अब इसी प्रकार हम चलते चलेंगे तो 15 लास्ट वाली कौन सी होगी हमको पता नहीं है, एल, तो हम निकाल लेंगे एपी के फॉर्मूले से। एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए कितना 1, एन कितना है 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, और डी कितना है इन दोनों के बीच डिफरेंस 2, तो 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 28 यानी कि 29। तो एल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 29। तो हमको पहली डिजिट पता चल गई और लास्ट की डिजिट पता चल गई। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 1 प्लस 29 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30/2। जब कैंसिल करेंगे तो 15 इसका औसत आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है 15। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 477 है, निवेश की गई राशि में क्या है। तो दोस्तों हमको निवेश की गई राशि बतानी है यानी 12%। तो 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12% को हम लिख सकते हैं 3/25 यानी 25 रुपए पे 3 रुपए की ब्याज। तो 25 रुपए तो हमारा निवेश की गई राशि हो गई और 3 रुपए इस पे ब्याज मिल गई, तो कितना अमाउंट आएगा मिश्रधन कितना हो जाएगा 28। इसी प्रकार दूसरे वर्ष भी 25 और 28 जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625 और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 784। तो दोस्तों अब ये तो हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं तो क्या आ जाता है ब्याज। तो दोस्तों अब 784 में से 625 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 159। लेकिन यहाँ पर ब्याज कितनी दी हुई है 477, तो कितने गुना ज्यादा हो जाएगी, ये 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। जब ये ब्याज 3 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वो पूछा क्या निवेश की गई राशि, तो 625 है तो ये भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 1875। कितना हो जाएगा 1875। दोस्तों यहाँ पर अगर वो मिश्र धन पूछता तो इसमें 3 का गुणा कर देते। तो दोस्तों 1875 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है 1875। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।